तो कल हम पढ़ रहे थे कक्षक और क्वांटम संख्या, और उसमें लास्ट क्वांटम संख्या जो है वो है चक्रण क्वांटम संख्या। चक्रण क्वांटम संख्या, अभी तक हमने इससे पहले जो 3 क्वांटम संख्या पढ़ी थी, मुख्य क्वांटम संख्या, द्विघंसी क्वांटम संख्या और चुंबकीय क्वांटम संख्या, देखो वो तीनों तो दिखाती है हमको कक्षक के बारे में जानकारी। अगर क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि कक्षक को एक्सप्लेन करने के लिए आप कौन सी क्वांटम संख्याएं यूज करते हैं, तो वो है 3। कौन सी है? फर्स्ट है मुख्य क्वांटम संख्या, जिसको आप रिप्रेजेंट कर रहे थे n से। सेकेंड थी द्विघंसी क्वांटम संख्या, जिसको आप रिप्रेजेंट कर रहे थे l से। और थर्ड थी चुंबकीय कक्षक क्वांटम संख्या, और इसको आप रिप्रेजेंट कर रहे थे स्मॉल m से। ठीक है, ये तीनों तो एक्सप्लेन करती है, यानी कि आपको जानकारी देती है किसकी? कक्षक की, यानी कि ऑर्बिटल की। ठीक है, ऑर्बिटल को ये तीनों एक्सप्लेन करती है। लेकिन अगर आपको पूछे चक्रण क्वांटम संख्या आपको किसकी जानकारी देती है, तो ये हमको चक्रण की, इलेक्ट्रॉन के स्पिन की जानकारी देती है। इलेक्ट्रॉन के स्पिन, चक्रण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्पिन, तो इसको स्पिन क्वांटम नंबर भी कहते हैं। तो ये हमें इलेक्ट्रॉन के चक्रण की जानकारी देती है, ये बात ध्यान रखनी है। केवल ये 3 ही कक्षक को डिस्क्राइब करती है। चक्रण क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के स्पिन की जानकारी देती है। दूसरा मैंने ये बताया था कि हमेशा याद रखो, किसी कक्षक में अगर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है ना, तो वो एक कक्षक में केवल कितने आ सकते हैं? 2 ही आ सकते हैं। और दूसरा मैंने ये बताया था, क्योंकि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इन दोनों पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो एक कक्षक में इलेक्ट्रॉन तभी रहेंगे जब इनके स्पिन क्या हो? एक दूसरे के अपोजिट हो, इनका चक्रण एक दूसरे के विपरीत होना चाहिए, तभी एक कक्षक में वो 2 इलेक्ट्रॉन रह पाएंगे। आप इनको इस तरह से नहीं फिल कर सकते कि दोनों का स्पिन आप क्या कर दो? एक ही डायरेक्शन में बता दो, ऐसा नहीं हो सकता है। आपको इसको आप फुल एरो से भी बता सकते हो और हाफ एरो से भी बता सकते हो, दोनों तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। एक को अगर आप क्लॉकवाइज स्पिन में बता रहे हो, तो दूसरे को आप क्या बताओगे? एंटी क्लॉकवाइज स्पिन में। तो इस तरह से आप 2 इलेक्ट्रॉनों को फिल कर सकते हो एक कक्षक में। ठीक है, यहां पर देखो एक इलेक्ट्रॉन, अब आपको वैल्यू पूछेंगे तो चक्रण क्वांटम संख्या को आप s से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर ms से, या तो s से या ms से। तो याद रखो, कहीं कहीं आपको m चुंबकीय कक्षक क्वांटम संख्या के लिए आपको ml लिखा हुआ होगा, और यहाँ पर स्पिन या चक्रण क्वांटम संख्या के लिए क्या लिखा हुआ होगा? आपके पास ms और s, दोनों में से कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है। तो 4 क्वांटम संख्याएं कौन सी हो गई? n, l, ml, ms। ठीक है, ml का मतलब है चुंबकीय क्वांटम संख्या, ms का मतलब है चक्रण क्वांटम संख्या, क्योंकि चक्रण को स्पिन कहते हैं। तो ये बातें क्लियर हो गई होगी आपको। तो यहाँ पर आपको ms या s की वैल्यू पूछेंगे, किसके लिए? इस इलेक्ट्रॉन के लिए और इस इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है, तो याद रखो, जो क्लॉकवाइज स्पिन करता है उस इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यू हो जाएगी प्लस की हाफ। ठीक है, और जो एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है उसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस की हाफ। तो इस तरह से आप चक्रण क्वांटम संख्या की वैल्यू भी बता सकते हैं। तो अब समझ में आ गया होगा, चक्रण क्वांटम संख्या ये इलेक्ट्रॉन के स्पिन यानी चक्रण की जानकारी देता है। एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन तभी फिल किए जा सकते हैं जब उनकी चक्रण एक दूसरे के क्या हो? विपरीत हो। और एक इलेक्ट्रॉन जो क्लॉकवाइज स्पिन करेगा उसके लिए ms की वैल्यू प्लस हाफ होगी, और दूसरे इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होगी? माइनस हाफ, जो कि एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करेगा। दोनों एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में स्पिन करेंगे, तभी वो एक कक्षक में रह सकते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कराती हूँ मैं आपको, जिससे आपको ये चारों क्वांटम संख्याओं से रिलेटेड एक क्वेश्चन हाफ ईयरली एग्जाम में जरूर आएगा, और ये आता ही आता है एक क्वेश्चन इनसे रिलेटेड। इसलिए आपको क्वांटम संख्याएं अच्छे से पढ़नी है, अच्छे से समझना है, और अगर नहीं आए तो मेरे से प्रॉब्लम डिस्कस करनी है। ठीक है, यहाँ पर देखो आपके पास एक क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है, आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन में है, लेकिन फिर भी मैं अभी आपको करवा रही हूँ। यहाँ पर आपको क्वेश्चन आएगा कि 3s, आपको कुछ कक्षक दे देंगे 2py और 4pz, आपको इस तरह से कक्षक दे दिए और आपको पूछेंगे इन कक्षकों के लिए आप n, l और m के मान बताइए। ठीक है,
आपको इन कक्षकों के लिए NLM के मान बताइए। मैं आपको ये कक्षक लिखना भी सिखाऊंगी कैसे लिखते हैं। तो यहाँ देखो आपको n इज इक्वल टू दे रखा है। यहाँ देखो n की वैल्यू जो होती है ना, ये आगे लिखी हुई होती है 3, 2, 4, ये क्या है, n है। तो हमेशा ध्यान रखो कि यहाँ पर हम जो भी कक्षक लिखते हैं, सपोज 4pz ही है, तो ये 4 किसको रिप्रेजेंट करेगा, n को। ये जो p है ये रिप्रेजेंट किसको करेगा, l को। और ये जो z लिखा हुआ है, यानी कि जो ये pz पूरा है, ये रिप्रेजेंट करेगा m को। तो इस बेसिस पे आपको आंसर करना है, ठीक है। तो यहाँ देखो n इज इक्वल टू यहाँ क्या हो गया 3, n इज इक्वल टू क्या हो गया 3, क्योंकि ये जो नंबर होता है ये n को रिप्रेजेंट करता है। मतलब ये तीसरी कक्षा की बात कर रहा है। और तीसरी कक्षा कौन सी होती है आपको पता ही है, KLM। अगर हम बात करें तो 1, 2, 3 कौन सी होती है, m कक्षा। तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या हो गई 3, ये बात ध्यान में आई। अब देखो s, मैंने आपको कहा था अब ये सिर्फ ये याद कर लो कि SPDF 4 क्या होते हैं, उपकोष होते हैं। और l की वैल्यू इनके लिए 0, 1, 2, 3 होती है। n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होती है, जबकि l की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है। तो यहाँ देखो s लिखा हुआ है, तो s के लिए l की वैल्यू क्या है 0, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे 0, ठीक है। अब आपको m की वैल्यू पूछिए। याद रखो s उपकोष में एक ही कक्षक होता है, ये मैंने बताया था जब आपको चुंबकीय क्वांटम संख्या पढ़ाई थी कि s उपकोष में एक ही कक्षक होता है और उस कक्षक में m की वैल्यू क्या हो जाती है 0 हो जाती है। रीजन, क्योंकि m के संभव मान क्या होते हैं -l to 0 to +l। तो यहाँ तो क्योंकि l क्या है 0 है, तो m की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 0। तो यहाँ याद रखना है m की वैल्यू क्या आ गई 0। तो इस तरह से आप NLM के मान बता सकते हैं अगर आपको कोई भी कक्षक दे रखा है तो। यहाँ देखो अब आपको ये समझ में आ जाएगा n की वैल्यू क्या हो गई 2, p के लिए l की वैल्यू क्या होती है, यहाँ देखो p के लिए l की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ आ गया 1। अब आप बात आई py की, तो आपको पता है p उपकोष में कितने कक्षक होते हैं 3 होते हैं, और हम इसको बोलते हैं px, py और pz। इस तरह से लिखते हो आप, मैंने लास्ट क्लास में बताया था। तो यहाँ मिड वाले का m का वैल्यू क्या होता है 0, इधर वाले का क्या हो जाएगा -1 और इधर वाले का हो जाएगा +1। तो आपको py पूछा है, तो py के लिए m की वैल्यू क्या हो गई +1, तो आप यहाँ क्या लिख लेंगे +1, ठीक है। याद रखिए इन दोनों को आप एक्सचेंज कर सकते हैं। आप अगर py की वैल्यू -1 लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर यहाँ pz होता तो आपको वैल्यू क्या लिखनी पड़ती 0 ही लिखनी पड़ती। यहाँ आप +1 या -1 लिखो चलेगा, क्योंकि ये दोनों अपनी जगह एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप m की वैल्यू बता सकते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट देखो आपको 4pz में पूछा है, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। p के लिए l की वैल्यू देखो क्या होती है 1, और pz यहाँ देखो pz के लिए m की वैल्यू क्या हो गई 0। तो इस तरह से आप किसी भी कक्षक के लिए NLM की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है कक्षकों की आकृतियां। आपके जो कोर्स में कक्षक हैं उनकी आकृतियां भी आपके कोर्स में है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत आता है, आपको किसी न किसी कक्षक की आकृति पूछ लेते हैं। इजी है, देखो आपके पास S, P और D 3 ही कक्षक हैं। इन 3 उपकोषों के ही कक्षकों की आकृतियां आपके क्या है कोर्स में, F की नहीं है, ठीक है। तो मैंने ये बताया आपको S उपकोष जो है उसमें एक ही कक्षक होता है, ये तो आपको पता ही चल गया इसके m की वैल्यू से, ठीक है। तो S उपकोष में एक कक्षक होता है और उसको हम S कक्षक ही कहते हैं, और उसकी शेप जो होती है वो गोलाकार होती है, स्फीयर, गोला होता है। यानी कि यहाँ पर सेंटर में क्या होता है, इसके नाभिक होता है, और ये S कक्षक की आकृति है जो गोलाकार होती है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो संभावना है, कक्षक का मतलब क्या होता है कि नाभिक के चारों ओर का वो क्षेत्र जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा हो, उसी को हम क्या कहते हैं, कक्षक कहते हैं। तो यहाँ S कक्षक की आकृति गोलाकार होती है, और इस गोले के अंदर जो है ना इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा होगी। लेकिन आपको एक और चीज याद रखनी है,
कि हर कक्षक के अंदर कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना न्यूनतम या जीरो होती है, और उसको आप कहते हैं नोड। जैसे जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा है उसको कक्षक कहते हैं, वैसे ही वो क्षेत्र जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना बिल्कुल ही क्या हो, जीरो हो, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना क्या हो जाए, शून्य हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या बन जाएगी नोड की, कि नाभिक के चारों ओर का वो क्षेत्र जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना शून्य होती है उसको अपन नोड कहते हैं। क्योंकि नोड के क्वेश्चन भी आते हैं, यहां पर आपको ध्यान रखना है कि इस तरह से नोड बन जाते हैं। देखो यहाँ आपको बताऊंगी मैं, यहाँ नोड इस तरह से बनता है कि ऐसे कुछ जगह होंगी जहां पर नहीं होंगे इलेक्ट्रॉन, तो आप नोड को इस तरह से दिखा सकते हैं, इस तरह से। और हमेशा रखिए कि जो नंबर ऑफ नोड्स होते हैं ना, उनकी वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है n-1। क्या है, n-1। ऐसा कैसे पता करेंगे, देखो एस कक्षक जो होता है ना वो हर कोश में होता है। जैसे अगर आप k की बात करो, l की बात करो, m की बात करो, n की, तो k के लिए n की वैल्यू 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो याद रखो 1s भी होगा, 2s भी होगा, 3s भी होगा और 4s भी होगा। यानी कि एस कक्षक हर कोश में होंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है कि कोश को हम उपकोश में डिवाइड करते हैं, उपकोश में कक्षक होते हैं। तो हर कोश में क्या होंगे, कक्षक होंगे। 1s होगा, 1 में होगा तो उसको 1s कहेंगे, 2 में होगा 2s, 3 में होगा 3s, 4 में होगा 4s। आपको याद रखना है कि जैसे जैसे मुख्य क्वांटम संख्या की वैल्यू बढ़ती है वैसे वैसे ऊर्जा बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है, ऊर्जा। यानी कि 4s की ऊर्जा सबसे ज्यादा होगी, उससे कम 3s की, उससे कम 2s की और उससे कम 1s की। साथ में आपको याद रखना है कि जैसे जैसे मुख्य क्वांटम संख्या की वैल्यू बढ़ती है इन कक्षकों का शेप भी बढ़ जाता है। 4s सबसे बड़ा होगा, देन 3s, देन 2s, देन 1s। अब मैंने कहा कि नंबर ऑफ नोड जो होते हैं उसको निकालने का फॉर्मूला है n-1। तो 1s में अगर आप नोड देखोगे तो 1-1 क्या हो जाएगा, 0। नंबर ऑफ नोड जो होंगे इसमें क्या हो जाएंगे, 0। अगर आप 2s में बात करो तो यहाँ 2-1 करोगे तो क्या आएगा, 1। यहाँ पर 3-1 करोगे तो 2 और 4-1 करोगे तो क्या आ जाएगा, 3। तो इस तरह से आप नंबर ऑफ नोड बता सकते हैं किसी भी कक्षक के लिए इस फॉर्मूले को यूज करके। नोड पता चल गया आपको, वो जगह नाभिक के चारों ओर कक्षक में जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता क्या हो, शून्य हो, तो उसे आप क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। तो ये है एस कक्षक के बारे में। नेक्स्ट है आपका पी कक्षक के बारे में। तो पी कक्षक जो है वो आपको पता है 3 होते हैं। पी उपकोश में 3 पी कक्षक होते हैं और उनके नाम हमने सीखे हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। इनकी शेप जो होती है, पी कक्षकों की आकृति जो होती है वो डंबलाकार होती है। डंबल शेप, आप डंबल यूज करते हैं ना वो एक्सरसाइज करने में, तो उनके जैसी शेप होती है। यानी कि इसमें 2 पालियां होती है, इस तरह से 2 लोब होती है। 2 पालियां कह सकते हैं हिंदी में, या 2 लोब होती है। यहाँ पर देखो सिंपल से देखने से ही पता चल रहा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता क्या है, 0 है। इधर मैक्सिमम है, इधर मैक्सिमम है, इधर क्या है, 0 है। तो ये इसका क्या कहलाएगा, नोड कहलाएगा। यहाँ पर देखो इनकी आकृतियां जो है आपको इस तरह से बनानी है, 3 डायमेंशनल शेप होगी। तो इस तरह से आपको एक्स वाई जेड एक्सिस बतानी है। याद रखिए इसमें एक्स वाई जेड एक्सिस इन्वॉल्व है, तो आप इस तरह से बनाएंगे। इस तरह से ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा आपका y और ये हो जाएगा z। सब में ही लिख दो x, z और ये हो जाएगा y। ये x, z और ये क्या हो जाएगा, y। अब अगर आपको px का डायग्राम बनाना है, py का बनाना है और pz का बनाना है। px लिखा है तो x एक्सिस पे डंबल बना दो, सिंपल है। py लिखा है तो आप y एक्सिस पे डंबल बना दो, और pz लिखा है तो आप कहाँ डंबल बना लोगे, pz पर। तो ये हो गया आपका p कक्षक की आकृति। आकृति डंबल है और इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप इसकी आकृति को, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डी कक्षक। लास्ट है डी कक्षक की शेप। तो मैं आपको डी कक्षक की शेप एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ देखिए डी कक्षक जो है
इनमें 2 डंबल होते हैं, आप ऐसा कह सकते हैं इनकी शेप लगभग डबल डंबल होती है, लेकिन डी कक्षक जो होते हैं ना, सबकी आकृतियां अलग अलग है। तो यहां पर देखो आपको डबल डंबल शेप मिलेगा जनरली किसमें, डी एक्स वाई में, डी वाई जेड में, डी एक्स जेड में और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में। लेकिन डी जेड स्क्वायर की शेप थोड़ी सी अलग होती है, इसमें एक डंबल होता है और एक सर्कल होता है, ठीक है। तो शेप इस तरह से बनानी है, सेम आपको इस तरह से एक्सिस ड्रॉ करनी है। उसके बाद में आप लिख लेंगे, ये है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, उल्टा जेड और वाई, ठीक है। अब आप देखिए, अगर आपको डी एक्स वाई बनाना है, डी एक्स वाई बनाना है, तो आप क्या करो, एक्स और वाई एक्सिस के बीच में पहला डंबल बनाओ और फिर दूसरा डंबल उसके अपोजिट बना दो। तो ये किसकी शेप हो गई, डी एक्स वाई की। अगर आप डी वाई जेड की बात कर रहे हो, तो यहां देखो आप क्या करोगे, वाई जेड के बीच में पहला डंबल बनाओगे, वाई और जेड एक्सिस के बीच में पहला डंबल बनाओगे और दूसरा उसके अपोजिट। अगर आपको डी एक्स जेड पूछा है, तो आप एक्स और जेड के बीच में पहला डंबल बनाओगे और दूसरा उसके क्या बना लोगे, अपोजिट, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या करोगे, डी एक्स जेड को डिनोट कर दोगे। फिर आपको डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की शेप बनानी है, तो याद रखो यहां पर आपको क्या करना है, एक्स एक्सिस पे पहला डंबल बनाना है, यहाँ एक्सिस पर बनाना है। तो यहां पर आपने क्या बना लिया, एक्स एक्सिस पर, और दूसरा बनाना है वाई एक्सिस पर। तो ये शेप किसकी हो गई, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की। इसी तरह से डी जेड स्क्वायर अगर आपको बनाना है, तो आप पहला तो डंबल बनाएंगे जेड एक्सिस पर और एक रिंग होती है इसमें, तो इस तरह से एक रिंग डिनोट करेंगे, ठीक है। इस तरह से क्या बना देंगे, एक रिंग। तो ये हो गई डी जेड स्क्वायर की शेप, ठीक है। तो इस तरह से ये शेप आपके क्या है, कोर्स में है।